हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हमारी PT 365 इकोनॉमी की मैगजीन चल रही थी, तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। दैट इज़ अ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFCs एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, ये क्या है? इस जो स्कीम को लॉन्च किया गया है वो एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ ही से लॉन्च किया गया। दैट इज़ अ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFC एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। नाम से समझ में आ रहा हो कि हम क्या कर रहे हैं। NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में जो लिक्विडिटी मतलब कि वो कमी रहती है उसको और लिक्विडिटी करने के लिए एक स्कीम लेके आ रही है, जिसको लास्ट मंथ क्या अप्रूव किया गया है। और इसमें क्या किया है, RBI ने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है कि कौन से जो लेंडर्स हैं वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। देखो, कई लास्ट पर्टिकुलर वीडियो में हमने NBFCs के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज किसमें बोलते हैं। ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एक कंपनी होती है जो रजिस्टर्ड होती है किसके अंडर, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होती है, जिसका मेन एम यही होती है कि जो भी हाउसिंग के सेक्टर में अगर हमें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देनी है तो उस बिजनेस को वो क्या करती है, ट्रांजेक्शन करती है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक तरह की NBFC है अंडर द RBI रेगुलेशन। ठीक है, 2019 में जो HFCs की रेगुलेशन थी वो हमने RBI को दे दी थी फ्रॉम द नेशनल हाउसिंग बैंक। ये हमने पढ़ा भी था लास्ट टाइम, हमने जब PT 365 पढ़ा था तब हमने पढ़ा था। पहले हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को जो रेगुलेट करती थी वो नेशनल हाउसिंग बैंक करता था, लेकिन उसके बाद जो है इसकी जो रेगुलेशन है उसको हैंड ओवर कर दिया किसको, RBI को। ठीक है, रिसेंटली RBI ने 2 नए रूल्स रखे हैं HFC के लिए कि किस तरह से हम इनकी डेफिनेशन को, इनकी रेगुलेशन को, या फिर जो इनकी नेट ओन एसेट जैसे जो फाइनेंशियल लेवल्स हैं हम उनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस स्कीम के बारे में। देखो, RBI ने अनाउंस किया एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम, किनके लिए, NBFCs के लिए, HFCs के लिए, किसके थ्रू इसको स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, थ्रू अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, स्कीम का एम यही है कि हम क्या कर सकें, NBFCs और HFCs में जो लिक्विडिटी पोजीशन है उसको इंप्रूव कर सकें, सो दैट, और जो भी इसमें जो रिस्क रहते हैं, जैसे आपको पता है IL&FS क्राइसिस हुआ, ये इतने सारे जो DHFL क्राइसिस हुआ, तो इसमें क्या है, जब से क्या होता है NBFCs को कोई भी फंड नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको डर रहता है कि कहीं ये इनसॉल्वेंट ना हो जाए और हमको मतलब कि डिफॉल्ट ना कर दे। ठीक है, तो इस वजह से किया है, सो दैट इन NBFCs या फिर HFCs की हम क्या कर सके, लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव कर सके, या फिर जो भी इसके साथ जुड़े सिस्टमेटिक रिस्क है उनको हम क्या कर सके, अवॉइड कर सके। ठीक है, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा वो क्या करेगा, शॉर्ट टर्म पेपर्स को परचेज करेगा किसी भी एलिजिबल, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो RBI खुद लिखेगा, तो जो भी एलिजिबल होगी NBFC एंड HFC उससे क्या करेगी, शॉर्ट टर्म पेपर्स को परचेज करेगा, जिसमें डेप्ट वो नियर अबाउट 30,000 करोड़ तक का ले सकते हैं, जो उस प्रोसीड्स को यूटिलाइज करेगा फॉर एक्सटिंग्विशिंग एग्जिस्टिंग लायबिलिटी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, इनमें जो भी NBFCs और HFCs दैट इज द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिनका नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट दैट इज द NPA लेस देन 6% है, और उनका नेट प्रॉफिट पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में से एटलीस्ट एक फाइनेंशियल ईयर में, एक सेकेंड, यस, एलिजिबिलिटी कौन सी है, NBFCs और HFCs जिनका NPA 6% से कम हो और पिछले 2 साल में से एटलीस्ट उन्होंने 1 साल तो प्रॉफिट कमाया हो। इसके अलावा वो SME 1 और SMA कैटेगरी 2 के अंडर रिपोर्ट ना होते हो। हमने पिछली बार पढ़ा था SME 1 SME 2 क्या होता है। ठीक है, जब कोई पैसा अगर आपका 0 से 30 मंथ्स तक नहीं देता तो 30 डेज तक, फिर 30 to 60 डेज तक नहीं होता तो वो SMA 2 तक होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर प्रायर टू 1 अगस्त 2018। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी है, अगर जो NBFCs या जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिए तो वो क्या कर सकते हैं, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम का फायदा उठा सकती हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो NBFCs का क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे आपको पता ही है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंडिंग करती है। ठीक है, मोबिलाइज करती है फंड्स और रिसोर्सेज को, कैपिटल फॉर्मेशन करती है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट आपको प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है, और फाइनेंशियल मार्केट्स को डेवलप करती है, और इवन की जो फॉरेन ग्रांट्स हैं उनको भी अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा क्या और मेजर्स हैं सो दैट हम NBFC सेक्टर को एड कर सकें, ये हमने पहले पढ़ा हुआ कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को लेके आए थे, जिससे क्या होगा, जो एलिजिबल MSMEs हैं या जो मुद्रा बोरोअर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एडिशनल 3 लाख करोड़ तक की फंडिंग ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ गारंटेड इमरजेंसी लाइन क्रेडिट फैसिलिटी। फाइन, ये हम सही गाइस हमने डेली करंट अफेयर्स में पढ़ा था। इस स्कीम के अंदर क्या होगा, जो भी 100% जो गारंटी कवरेज होगी वो कौन प्रोवाइड करेगा, बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, और ये जो 100% गारंटी किनको प्रोवाइड की जाएगी, बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, NBFCs को, अगर कोई लॉस होता है सफर्ड बाय द ड्यू टू द नॉन रीपेमेंट ऑफ द गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फंडिंग मेथड। सिंपल बात ये गाइस,
जो भी देखो MSMEs है, अगर उसको पैसा उधार पे लेना है, ठीक है, अगर इस स्कीम के अंडर क्या आएगा, वो एडिशनल 3 लाख करोड़ वो MSME क्या कर सकती है, पैसों को बोरो कर सकती है, ठीक है। लेकिन इसको अब आप बताओ, अब आप कोई भी पैसा उधार लोगे, तो किसी बैंक से लोगे, किसी NBFC से लोगे, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोगे, तो उनको भी तो अपने पैसे मरने का डर होगा ना कि आप एडिशनल 3 लाख करोड़ रुपये की फंडिंग दे रहे हो। तो ये जो आपका पैसा जो गारंटी दी जाएगी किनको, बैंक्स को, वो कौन गारंटी प्रोवाइड कर रही है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो ये इसलिए स्कीम आई थी सो दैट हम एडिशनल फंडिंग दे सके किसी एलिजिबल MSMEs को या फिर मुद्रा बोनस को। फाइन। नेक्स्ट आई थी मॉडिफिकेशन अप्रूव टू पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम। देखो पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम ये 2019 में लॉन्च हुई थी, हमने लास्ट ईयर अगेन PT 365 में पढ़ी थी। जो क्या करती है, सोवरेन गारंटी देती है, मतलब एक तरह का गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉमिस होता है कि अगर कोई डिफॉल्ट होगी तो वो पैसा दे देगी, ठीक है। सोवरेन गारंटी होता है जिसमें 10% ऑफ फर्स्ट लॉस टू द PSBs for purchasing assets rated the BBB+ or above worth ₹1 lakh crore from financially sound NBFCs and म्यूचुअल फंड कॉर्पोरेशन। देखो ऐसे क्या होती है, सिंपल इसमें क्या है, देखो अगर कोई NBFCs, ठीक है, अगर एक सेकेंड, और आज जो NBFCs होती हैं, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, ये क्या करती हैं, आगे लोन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, और वो भी लॉन्ग टर्म लोन देती हैं, और इवन की जो क्रेडिट होती है वो भी ज़्यादा अमाउंट में देती है। फाइन। तो कभी कभी क्या होता है, लोग उनका पैसा खा लेते हैं, तो जो NBFCs होती है वो क्या होती है, उनका NPA बढ़ जाता है, और वो भी क्या होती है, मतलब कि डाउन जाती रहती है। फाइन। उनकी जो इकोनॉमी है, वो जो उनकी कैपिटल है वहाँ पे बिल्कुल बेकार हो जाती है, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर कोई बैंक किसी NBFCs के जो NP है वो खरीद लेता है, या फिर उनके एसेट्स खरीद लेता है, जो एसेट्स का जो रेटिंग है वो BBB+ है या उससे भी बुरा है, अगर ऐसी एसेट्स खरीदता है कोई बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन, तो जो गवर्नमेंट है वो इसके अंडर क्या देगी, 10% जो होगा उनको पैसा देगी, ठीक है, उस बैंक्स को। फाइन। सिंपल बात ये है, ठीक है। अभी क्या है, इसी जो स्कीम है उसको एक्सटेंड कर दिया, किसको, किस पे कर दिया, NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में अंडर SMA 1 कैटेगरी टेक्निकल रीजन पे, ठीक है। तो आई होप आपको इन दोनों स्कीम के बारे में भी अलग से समझ में आया होगा, ठीक है। दैट इज द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, एंड सेकंड हमने पढ़ा दैट इज द पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन टारगेट। देखो ये हमने अभी डेली करंट अफेयर्स में पढ़ते रहते हैं। मार्च 2021 में जो इन्फ्लेशन टारगेट जो रिजाइन होने वाला है इंडिया में, वो 5 साल पूरे हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क कौन इंडिया में ऑपरेट करता है, ये आप सबको पता ही होगा, ठीक है। जो IT फ्रेमवर्क है इन इंडिया ने, उसने इनिशिएट किया था इन्फ्लेशन टारगेटिंग एग्रीमेंट 2015 से, जिसको फर्दर हमने क्या किया था, उसको द्वारा हमने अमेंड करा था RBI एक्ट के थ्रू 2016 में, ठीक है। एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, डिफरेंट फ्रेमवर्क, ये बताते कि किस तरह से हम अगले 5 साल में अपनी इन्फ्लेशन को या फिर जो प्राइस है उसको स्टेबल बना के रख सकते हैं, ठीक है। एक मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है सो दैट हम अपने जो प्राइस स्टेबिलिटी के गोल को अचीव कर सके। माइंड में ये रखे कि ऑब्जेक्टिव ग्रोथ, मतलब कि 5 सालों में ग्रोथ भी बढ़ती रही लेकिन जो प्राइसेस हैं वो भी स्टेबल रहे, ठीक है। इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटेड है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसको क्रिएट किया गया था, और उसको कैसे क्रिएट किया गया, जब हमने RBI एक्ट 1934 को अमेंड करके, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कंपोजिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो, ठीक है। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 3 इंटरनल मेंबर्स होते हैं, 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं। इंटरनल कौन कौन से होते हैं, RBI के गवर्नर होते हैं जो कि एज अ चेयरपर्सन होते हैं, डिप्टी गवर्नर इंचार्ज होता है मॉनेटरी पॉलिसी के, और एक ऑफिसर होता है RBI को जो नॉमिनेट करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको एज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन क्यों चूज़ करते हैं। देखो जो आपको पता है, जो होल प्राइस इंडेक्स होता है उसमें पहली बात तो सिर्फ कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से हम नहीं चीज़ों को देखते, उस पर हम होलसेल प्राइस को देखते हैं, और उसके अलावा क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में कभी भी सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज इंक्लूड होती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं एज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन हम CPI को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, ठीक है। CPI जो इन्फ्लेशन लेवल को मेजर करता है वो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के लेवल पर देखते हैं, और इसके अलावा इसके कुछ और एडवांटेजेस भी है, क्योंकि जो CPI वो रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर की जो बास्केट है बेटर देन द अदर मेजर लाइक द होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इसके अलावा क्या है कि सर्विस सेक्टर में जो भी प्राइस की जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं इसकी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो CPI इंक्लूड करता है फूड इन्फ्लेशन को भी, ठीक है, जो कि प्राइस स्टेबिलिटी का क्रिटिकल पार्ट है, ऑब्जेक्टिव इन इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, होलसेल प्राइसेस में कुछ चेंज नहीं आता, लेकिन कंज्यूमर के सामने क्या है, प्राइसेस की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है, ठीक है। इसलिए कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम अभी भी CPI को यूज़ करते हैं एज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, 3 इंटरनल होते हैं, 3 एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल हमने देख लिया गवर्नर ऑफ RBI हो गया, डिप्टी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, और एक ऑफिसर होता है RBI का जो नॉमिनेट कौन करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द RBI, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल जो 3 मेंबर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती है। फाइन।
हाँ, जो एक्सटर्नल मेंबर्स होंगे उनको नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स या बैंकिंग या फिर फाइनेंस या फिर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका काम क्या है, वो पॉलिसी रेट्स को फिक्स करती है, लाइक जो डिफरेंट रेट्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उनको फिक्स करती है सो दैट हम अपनी इन्फ्लेशन टारगेट के जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट जो हमने अचीव करना है उसे हम अचीव करें, ठीक है। इस एक्ट को क्या किया था, ईयर ऑन ईयर इसको चेंज किया गया ऑन द हेडलाइन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एज द मेजर ऑफ इन्फ्लेशन टारगेट को फिक्स किया था 4%, जिसमें प्लस माइनस हमने बैंड रखा था 2%। अभी हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा, हर साल मतलब 5 साल में से एक बार हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन टारगेट को सेट करते हैं, ठीक है। तो पिछले साल जो सेट किया था वो 4% का किया था, बाकी प्लस माइनस 2% इसलिए करते हैं क्योंकि वो फ्लक्चुएट हो सकता है, मतलब 2% ऊपर भी जा सकता है, 6% भी हो सकता है और 2% नीचे भी जा सकता है, ठीक है। इस टारगेट को हम हर 5 साल में एक बार रिव्यू करते हैं एज पर लॉ, ठीक है। हाउएवर जो एक्ट है उसमें फॉलोइंग वर्किंग मेथोडोलॉजी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, ठीक है। जो पॉलिसी रेट होता है वो इन्फ्लेशन टारगेट से डिफरेंट होता है, वो कौन डिटरमाइन करता है, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी मेजोरिटी वोटिंग के से क्या होता है, उन पॉलिसी रेट्स को क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। इन केस अगर वोट्स इक्वल होते हैं तो गवर्नर के पास पावर होती है कास्टिंग वोट की, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको एटलीस्ट एक साल में 4 बार मिलना होता है। इसके अलावा जो आरबीआई करती है वो MPC मिनट की जो अंदर बातचीत हो रही है उसको पब्लिश करती है और जो रेजोल्यूशन उन्होंने अडॉप्ट किए वो सब पब्लिश करती है। आरबीआई इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट को एक साल में 2 बार क्या करती है, पब्लिश करती है। इस रिपोर्ट में सभी बताया जाता है कि इन्फ्लेशन के कहाँ क्या सोर्सेज हैं और अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ती है, मतलब अगर किसी गुड्स के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो उसका क्या फोरकास्ट है, शॉर्ट मीडियम टर्म फोरकास्ट, ये सब कुछ पब्लिश करते हैं। कौन करती है, आरबीआई करते हैं। मैं सिंपल बात है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर जो भी डिस्कशंस होती हैं, जो भी उन्होंने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया वो सब क्या करती है, आरबीआई उसको पब्लिश करती है, ठीक है। और क्या से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, क्या मेजर सोर्सेज हैं, ठीक है, और शॉर्ट मीडियम टर्म फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन को भी पब्लिश करती है। अगर ऐसा इन्फ्लेशन टारगेट इन इवेंट ऑफ द फेलियर टू अचीव, मतलब कि अगर जैसा हमने सोचा था 4% का प्लस माइनस 2% का जो हमने इन्फ्लेशन टारगेट फिक्स किया, अगर हमने ऐसा नहीं हो पाया इन केस ऑफ फेलियर, तो एक्ट ले डाउन करता है कि आरबीआई को इन्फॉर्म करना होगा एज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब रीज़न क्या होगा फेलियर, क्यों इन्फ्लेशन टारगेट का जो आपने अचीव नहीं कर पाए उस फेलियर का रीज़न आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे अब आप इसको रेमेडी कर सकते हो, ठीक है। अब आपको दवाई भी देनी पड़ेगी ना, अगर वो चीज़ फेल हो गई है तो आपको बताना पड़ेगा अब हमें क्या करने का, क्या हमें एक्शन लेना चाहिए सो दैट हम इसको अचीव दोबारा कर सकें या इसको फिक्स कर सकें, ठीक है, या कितने टाइम में हम दोबारा इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ये सब आरबीआई को बताना पड़ेगा, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। इसके अलावा कुछ और रिलेटेड न्यूज़ जो भी न्यूज़ में थी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने क्या किया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो बेस ईयर है उसको रिवाइज किया, ठीक है। बेस ईयर जो पहले 2001 था उसको रिवाइज करके 2016 कर दिया, जिसमें हम क्या करेंगे, नॉन फूड आइटम्स को ज़्यादा वेट करेंगे, जैसे जो हमारा एक्सपेंडिचर हाउसिंग पे होता है, एजुकेशन, हेल्थ होता है, इन सबको हम अब मेज़र करेंगे। अगर हम इन्फ्लेशन मतलब कि CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर को कैलकुलेट करते हैं तो हम इन सब को भी कवर करेंगे, ठीक है। ये जो CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर क्या कवर करता है, वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो एम्प्लॉयड हैं इन एनी ऑफ द 7 सेक्टर्स, ठीक है, मतलब जो वर्कर्स इन 7 सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे फैक्ट्रीज में, माइंस में, प्लांटेशन में, रेलवेज में, पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट में, इलेक्ट्रिक जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन एस्टेब्लिशमेंट या फिर पोर्ट्स एंड डॉक्स में, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इन लोगों की कंडीशन को क्या करते हैं, इनके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए उसको हम मेज़र करते हैं। अगर हमने बेस ईयर को रिवाइज किया, इसका मतलब देखो 2001 में क्या प्राइसेस होते हैं, 2016 में कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है, तो इन सब के प्राइसेस को हम क्या करेंगे इससे, और हमें ये भी रिफ्लेक्ट होएगा कि किस तरह से जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन के जो कंजप्शन पैटर्न है उसमें चेंज आया है, ठीक है। और इसलिए क्या है, हर 5 साल बाद अब इसको रिवाइज किया जाएगा, ठीक है। जो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर है वो क्या करता है, इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है और क्या करता है, एज अ बेंचमार्क फॉर कैलकुलेटिंग डियरनेस अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब कि देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है ना, फिर गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ देखते हैं कि इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए या फिर क्या इनके लिए वेजेस फिक्स करना चाहिए, ये सब डिस्कस करती है, ठीक है। एंड एज अ बेंचमार्क फॉर कैलकुलेटिंग डियरनेस अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, डियरनेस रिलीफ फॉर पेंशनर्स एंड वेजेस फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है। नेशनल लेवल पे 4 तरह के CPI होते हैं, हम आपको पता ही होगा, CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर, CPI फॉर रूरल लेबर एंड CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, ठीक है। वाइल जो पहले 3 हैं उनको लेबर ब्यूरो के द्वारा मैनेज किया जाता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, जबकि जो 4th वन है दैट इज द नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, इसको रिलीज किया जाता है CSO के द्वारा विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या डिसीजंस हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी
लेती है। सबसे पहला है वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोन्स विदाउट क्लासिफाइंग देम एज अ एनपीए। मतलब कि क्या, देखो रिस्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, लाइक अगर कोई लोन है, अगर वो एनपी में बदल रहा है तो हम उससे पहले क्या करते हैं, तो उसको रीस्ट्रक्चर करते थे सो दैट वो एनपी में ना बदले। अब हम वो कैसे कर सकते हैं, या तो जो लोन रीपेमेंट का जो पीरियड था उसे हम एक्सटेंड कर देते हैं, या फिर जो उस पर इंटरेस्ट रेट था वो हम घटा देते हैं। तो इस तरह से कुछ वेज से हम क्या करते हैं, उस लोन को रीस्ट्रक्चर कर देते हैं। ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग एक प्रैक्टिस है जो बैंक्स को अलाउ करता है कि वो अपने लोन के टर्म्स को मॉडिफाई कर सकते हैं जब वो जो बोरोर है वो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है। ठीक है, बैंक्स ऐसा इसलिए करती हैं सो दैट बोरोर को हम डिफॉल्टर ना डिक्लेयर कर सके और वो जो लोन है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्लासीफाई न हो सके। एलिजिबिलिटी क्या है, अब ये तो नहीं है वो हर एक लोन के साथ ऐसा करेगी, नहीं। एलिजिबिलिटी क्या है, जो बोरर्स को स्टैंडर्ड एज अ क्लासीफाई किया और वो डिफॉल्ट नहीं है पिछले 30 दिनों से विद एनी बैंक एज ऑन 1 मार्च 2020। देखो इस कोविड की वजह से क्या है, सब पे फर्क पड़ा था, सब फाइनेंशियली क्या हुआ, उन्होंने सब लोगों ने फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किया। ठीक है, तो कोरोना में तो ऐसे तो बहुत लोग एनपीए में आ जाते हैं, बहुत लोग डिफॉल्टर को डिक्लेयर कर चुके थे। तो इसलिए हमने क्या किया, वो लोग जो 1 मार्च 2020 तक उनका जो पैसा था वो भी स्टैंडर्ड था और अभी वो डिफ़ॉल्ट नहीं हुए, मतलब कि उसके अगले पीस थे, तो वो एलिजिबल होंगे। इसके अलावा इसमें कुछ पर्सनल लोन इंक्लूड किया, जैसे ऑटो, क्रेडिट कार्ड, हाउसिंग, पर्सनल एजुकेशन या फिर कॉर्पोरेट बोर्ड्स को इसमें इंक्लूड किया। ठीक है, इसके अलावा जो स्कीम की जो डिटेल्स है वो एक कमेटी के द्वारा करी हुई है विच को हेड किया था केवी कमात ने। ठीक है, पिछले पास्ट में भी आरबीआई ने क्या किया, सेवरल डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स को यूटिलाइज किया सो दैट हम क्या कर सके, जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनके और टैकल कर सके, जिसमें जैसे कौन कौन से 2008-9 में रिस्ट्रक्चरिंग विंडो एक लेके आई थी, कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम लेके आई थी, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चरिंग अंडर 5:25 स्कीम। तो ये कुछ स्कीम्स है आरबीआई ने जिनको यूटिलाइज किया है विद टाइम टू टाइम सो दैट हम क्या कर सकें, लोन्स को रिस्ट्रक्चर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट्स को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, अभी क्या है, ऑफलाइन रिटेल पेमेंट स्कीम को स्टार्ट किया गया यूजिंग द कार्ड्स एंड द मोबाइल डिवाइसेज। ठीक है, आरबीआई ने एक पायलट स्कीम प्रपोज की है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल डिवाइसेज के थ्रू ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आपको अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप मोबाइल डिवाइसेज के थ्रू ऑफलाइन पेमेंट किस तरह से दे सकते हो एंड कार्ड्स के थ्रू, सो दैट हम जो इंटरनेट कनेक्टिविटी या जो लो स्पीड इंटरनेट जो इश्यूज होते हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। ठीक है, पॉजिटिव रे मैकेनिज्म से क्या होएगा, जो हाई वैल्यू चेक्स के थ्रू फ्रॉड्स होते हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म हर एक उन चेक्स पर लागू होगा जिनकी वैल्यू 50,000 या उससे ज़्यादा होगी। फाइन, नेक्स्ट है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। अभी क्या कुछ इकोनॉमिस्ट इंक्लूडिंग जो पिछले हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे दैट इज द सी रंगारायणन, उन्होंने सजेस्ट किया किस तरह से जो गवर्नमेंट है उनको डेफिसिट को मोनेटाइज करना चाहिए, मतलब कि जो घाटा हो रहा है इसको आप लिक्विडिटी देनी चाहिए, सिंपल बात ये। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय द मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। अभी क्या है, क्योंकि क्या है, गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू इनकम, मतलब गवर्नमेंट है उनका इतना ज़्यादा कमाई नहीं है जितना ज़्यादा उनका खर्चा है, मतलब कि उनका रेवेन्यू इतना नहीं है जितना उनका एक्सपेंडिचर है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि उसे क्या करना चाहिए, अपने फिजिकल डेफिसिट को मोनेटाइज करना होगा। ठीक है, और डेफिसिट फाइनेंसिंग ये जो करती है वो अब वो कैसे करेगी, मतलब अगर आपके पास सपोज करो आपके घर में 1,000 रुपये कमाई है लेकिन आपका 1,500 रुपये खर्चा हो रहा है, तब वो 500 रुपये आप कहाँ से ये लोगे, या तो आप उसको बोरो करोगे मार्केट से या फिर आप करोगे उसको आरबीआई के थ्रू मोनेटाइजेशन। मतलब कि आपके पास तो एक ही ऑप्शन है, या तो आप बैंक से लोन लोगे या आप मार्केट से किसी अपने नेबर से रिलेटिव से क्या कर लोगे, पैसे उधार पे ले लोगे। लेकिन गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है, या तो वो बोरिंग कर सकते हैं मार्केट से या फिर वो क्या कर सकती है, आरबीआई के थ्रू क्या कर सकती है, अपने डेफिसिट को मोनेटाइज करवा सकती है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड हम ये बोलते हैं कि जो मोनेटाइजेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट है इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है उनका फाइनेंसिंग करते हैं मनी से थ्रू इंस्टेड ऑफ डेब्ट। मतलब कि क्या होता है, सिंपल बात यह है कि इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो उसके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में जो पैसा लग रहा है उधार लेने की जगह वो क्या कर रही है, सीधा अपने मनी से क्या कर रही है, उसको रिप्लेस कर रही है। ठीक है, टू बी रीपेड एट द सम फ्यूचर डेट, मतलब कि अब उसको डेब्ट तो होता वो आपको वापस कभी ना कभी देना पड़ता, लेकिन अगर आप उसको मनी के साथ फाइनेंस करवा रहे हो तो आप उसको फ्यूचर में नहीं देना पड़ेगा। सो एक तरह का ये नॉन डेब्ट फाइनेंसिंग होता है। एज अ रिजल्ट मोनेटाइजेशन के अंडर क्या होता है, कोई भी जो पब्लिक डेब्ट में इंक्रीज नहीं होता। देखो अगर गवर्नमेंट बोरो करेगी तो मतलब कि गवर्नमेंट को जो डेब्ट होगा वो बढ़ेगा और इवन कि जो डेफिसिट है वो और बढ़ेगा क्योंकि उसको वो रीपे करना होगा ना। लेकिन अगर वो आरबीआई के थ्रू क्या करती है, अपने डेफिसिट को मोनेटाइज करती है, तो वो एक तरह का नॉन डेब्ट फाइनेंसिंग होता है और इससे क्या होता है ना, गवर्नमेंट की जो पब्लिक डेब्ट होती है वो भी इंक्रीज नहीं होती। ठीक है, अब वो किस तरह से ऐसे कर सकती है, अपने डेफिसिट को मोनेटाइज कितने तरीके से करा सकते हैं, वो 2 तरीके से करा सकते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन होता है, एक इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन होता है। अंडर डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में क्या होता है, आरबीआई क्या करते हैं, न्यू करेंसी पब्लिश कर देगी या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को डायरेक्टली खरीद लेगी प्राइमरी मार्केट से। ठीक है, यूजिंग
दिस करेंसी। सिंपल बात ये है, ठीक है। लेकिन आपको पता है अगर न्यू करेंसी प्रिंट होगी ना तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा इंडायरेक्ट मार्केट में क्या होता है, इंडायरेक्ट मार्केट में क्या होता है, जो डेफिसिट होता है उसको मोनेटाइज किया जाता है। कैसे, इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड्स को इशू करते हैं प्राइमरी मार्केट में, और आरबीआई क्या करता है, उतने ही अमाउंट के गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीदते हैं सेकेंडरी मार्केट से इन द फॉर्म ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। सिंपल बात आपको समझ में आएगी। लाइक क्या होता है, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में क्या होता है, या तो आरबीआई न्यू करेंसी प्रिंट कर लेगी या फिर क्या करेगी, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स है वो डायरेक्टली खरीद लेगी। मतलब कि जिस मार्केट में गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू करे हैं उसी मार्केट में क्या कर लेगी, परचेज कर लेगी। लेकिन इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन में क्या होता है, जो मोनेटाइज कैसे किया जाता है, गवर्नमेंट अगर 100 करोड़ रुपए के प्राइमरी मार्केट में बॉन्ड इशू कर रही है लेकिन वो सेकेंडरी मार्केट से क्या करेगी, 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद लेगा, कौन, आरबीआई। फाइन। अब हिस्टोरिकल कैसे, मतलब कब कब डेफिसिट को मोनेटाइज किया गया हम देख लेते हैं। जो डेफिसिट ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट कब से स्टार्ट हुआ था इंडिया में, 1997 तक की प्रैक्टिस में था। फिर क्या हुआ, सेंट्रल बैंक ने ऑटोमेटिकली क्या किया, जो गवर्नमेंट का जो डेफिसिट था उसको मोनेटाइज करने लगा थ्रू द इशू ऑफ एड हॉक ट्रेजरी बिल, ठीक है। फिर 1994 और 1997 में 2 एग्रीमेंट को साइन किया गया बिटवीन द गवर्नमेंट और आरबीआई, सो दैट हम क्या कर सके, जो भी फंडिंग होती है एड हॉक ट्रेजरी बिल्स के थ्रू उसको बंद किया जाए। मतलब कि पहले क्या होता था, जो मोनेटाइजेशन होता था डेफिसिट का वो 1997 तक होता था, लेकिन उसके बाद क्या गया कि ऑटोमेटिकली हम जो डेफिसिट है उसको मोनेटाइज करेंगे थ्रू द इशू एड हॉक ट्रेजरी बिल, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में एग्रीमेंट हुआ जिसमें एड हॉक ट्रेजरी बिल्स को इशू करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। फिर एक क्या हुआ, एफआरबीएम एक्ट है 2003 में, जिसमें आरबीआई ने क्या कर दिया, बोल दिया कि हम क्या करेंगे, प्राइमरी जो गवर्नमेंट कंप्लीटली ब्राड फ्रॉम सब्सक्राइबिंग टू द प्राइमरी इशुएंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। फिर एफआरबीएम एक्ट को 2017 में अमेंड किया और उसमें एक एस्केप क्लोज डाला गया जिसमें आरबीआई को परमिशन मिलती है कि वो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट के डेफिसिट को मोनेटाइज कर सकते हैं अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। फाइन। अब हम देखते हैं क्या मेजर्स हैं मनी सप्लाई के। देखो, एक रिजर्व मनी होता है, नैरो मनी, M2, ब्रॉड मनी, M3, आपको पता ही होगा, M1, M2, M3, M4, हम 4 तरह की मनी पढ़ते हैं। रिजर्व मनी को हम हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं, ठीक है, मॉनेटरी बेस मनी सब बोलते हैं। M0 में क्या होता है, देखो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, एकदम से नहीं याद रहेगा, इसको आप रिवाइज करना पड़ेगा। M0 में क्या होता है, जो करेंसी भी सर्कुलेशन में है या जो बैंक का डिपॉजिट विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, मतलब कि आरबीआई के पास कुछ जो बैंक्स होते हैं वो भी अपना पैसा रखते हैं या फिर आरबीआई के पास कुछ और डिपॉजिट भी होते हैं जैसे फॉरेक्स वगैरह, ये सब जो डिपॉजिट होते हैं वो MO में कवर होते हैं, M0 में कवर होते हैं, ठीक है। M1 को नैरो मनी भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या कवर होता है, करेंसी विद पब्लिक, जो आम जनता के पास जो करेंसी है वो कवर होते हैं। डिमांड डिपॉजिट जो बैंक्स के पास है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा है बैंक्स के पास वो सब कवर होता है, या फिर जो आरबीआई के पास और डिपॉजिट है ये सब कवर होते हैं, ठीक है। याद रखना इसमें हमने पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स नहीं पढ़े, ठीक है। M2 में क्या क्या कवर होता है, M1 की जो मनी है वो तो इंक्लूड होती है, लेकिन साथ में जो पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट होते हैं उसमें जो पैसा होता है वो भी कवर होता है, ठीक है। M3 को ब्रॉड मनी, देखो कहती है वेरी इंपॉर्टेंट है कि M1 को हम नैरो मनी बोलते हैं, M2 को हम M3 को हम ब्रॉड मनी बोलते हैं, ठीक है। M3 में अगेन M1 वाला सब कुछ है। बाकी इसके अलावा जो बैंकिंग सिस्टम में जो टाइम डिपॉजिट होता है, टाइम डिपॉजिट जैसे RDs, FDs हो गए, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ये टाइम डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। तो ये सब हम कवर करते हैं, ठीक है। M4 में हम क्या करते हैं, M3 वाली ये चीज़, मतलब कि इसमें M1 भी हो गया, टाइम डिपॉजिट भी हो गया, इसके अलावा जो भी पोस्ट ऑफिस में जो सभी डिपॉजिट होते हैं वो सब कवर होते हैं, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में बेहतर लगता है, नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।